Good morning, students. Today we have to read from page number 67, second paragraph. The empire included many regions that had a reputation for exceptional fertility. कि जो रोमन एम्पायर था उसमें बहुत सारे ऐसे रीजन शामिल थे, ऐसे क्षेत्र शामिल थे जिसकी एक रेपुटेशन थी, जो फेमस थे अपने एक्सेप्शनल फर्टिलिटी के लिए, असाधारण उर्वरता के लिए। यानी कि रोमन साम्राज्य में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो अपनी असाधारण फर्टिलिटी या उर्वरता के लिए फेमस थे। कैंपेनिया इन इटली, सिसिली, द फयूम इन इजिप्ट, गैलीली, बाइजेकियम ट्यूनिशिया में, साउदर्न गोल, कोल्ड गैलीली, नारबोन्सिस and Baetica, southern Spain, were all among the most densely settled or wealthiest part of the empire. इनमें कैंपेनिया इटली में, सिसिली, कैंपेनिया और सिसिली ये दोनों इटली में है। द फयूम इन इजिप्ट यानी कि मिस्र में फयूम, गैलीली, बाइजेकियम ये दोनों ट्यूनिसिया में है। साउदर्न गोल जिसको गैलिया नोरबेंसिस भी कहा जाता था, और बाएटिका ये साउदर्न स्पेन, ये सारे बहुत ज़्यादा डेंसली सेटल्ड थे, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले, आबादी वाले क्षेत्र थे और वेल्दीएस्ट पार्ट थे इस एम्पायर के, इस रोमन एम्पायर के सबसे धनी हिस्से थे, अकॉर्डिंग टू राइटर्स लाइक स्ट्रैबो एंड प्लिनी। और ये जो लाइन्स अभी इसमें 2-3 लाइन अभी हमने पढ़ी हैं, ये लिखी हैं स्ट्रैबो और प्लिनी ने। उनके अनुसार ये जो एरियाज थे ये बहुत ज़्यादा वेल्दी थे और डेंसली सेटल्ड थे। द बेस्ट काइंड्स ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैंपेनिया। सबसे अच्छी प्रकार की जो शराब होती थी वो कैंपेनिया में बनती थी। सिसिली एंड बाइजेकियम एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट टू रोम। सिसिली जो कि ये इटली में थे, ये दोनों सिसिली और बाइजेकियम ये बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं रोम को देते थे। गैलीली वॉज डेंसली कल्टिवेटेड। गैलीली जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा कल्टिवेट होती थी। कल्टिवेट का मतलब ज़्यादा भाग पर खेती होती थी, गहन खेती की जाती थी। एवरी इंच ऑफ द सोयल हैज़ बीन कल्टिवेटेड बाय द इनहेबिटेंट्स, रोट द हिस्टोरियन जोसेफस ने, एक जो इतिहासकार थे, उन्होंने ये कहा है गैलीली के बारे में कि यहाँ की मिट्टी की, यानी कि यहाँ की धरती का प्रत्येक इंच कल्टीवेट किया जाता था वहाँ के निवासियों के द्वारा। एंड स्पेनिश ओलिव ऑयल केम मेनली फ्रॉम न्यूमरस एस्टेट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर ग्वाडलक्विविर इन द साउथ ऑफ स्पेन। और जो ये स्पेन का जो जैतून का तेल था वो मुख्य रूप से जो बहुत ज़्यादा असंख्य एस्टेट थे, एस्टेट का मतलब जागीरें होती हैं, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर ग्वाडलक्विविर, स्पेन के दक्षिण में ग्वाडलक्विविर एक रिवर थी, एक नदी थी, उसके किनारों पर बहुत सारे एस्टेट्स थे, वहां से ये ओलिव ऑयल आता था। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि स्पेन के दक्षिणी हिस्से से ओलिव ऑयल आता था। ऑन द अदर हैंड लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन अ मच लेस एडवांस स्टेट। अभी हमने जो पढ़ा, जितने भी अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा, तो वो सारे क्या थे, एडवांस्ड थे। वहां पे कुछ ना कुछ कल्टीवेट होता था या वो किसी ना किसी चीज की वजह से फेमस थे। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रोम का बहुत बड़ा एक हिस्सा, लार्ज एक्सपेंसेस यानी कि एक विस्तृत भाग रोमन टेरिटरी का, वर इन मच लेस एडवांस स्टेट, वो कम एडवांस था या कम उन्नति कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसुमेंस जो है वो एक वर्ड है जिसका मीनिंग है ऋतु प्रवास यानी कि जब सीजन चेंज होता है तो वहां के लोग अपना स्थान भी चेंज कर लेते थे। ट्रांसुमेंस इज द herdsman's regular annual movement between the higher mountain regions and low-lying ground in search of pasture for sheep and other flocks। ऋतु प्रवास जो होता था वो वहाँ के जो हर्ड्समैन होते थे, जो पशु चारक होते थे, उनका एक रेगुलर एनुअल मूवमेंट होता था, यानी कि नियमित रूप से वार्षिक आवागमन होता था ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से निचाई वाले हिस्से में, यानी कि मैदानों में। इन सर्च ऑफ पास्चर, चरागाहों की खोज में, घास की खोज में,
अपनी भेड़ों के लिए या दूसरे जानवरों के लिए। यानी कि वो मूवमेंट करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसी जैसे घास की या पानी की तलाश में ऊंचे क्षेत्रों से मैदानों में आ जाते थे, उसको कहते थे ट्रांसहुमेंस। तो ये एरियाज इतने विकसित नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसहुमेंस होता था। ये वाइड स्प्रेड था, बहुत व्यापक रूप से वहाँ पे मौजूद था। इन द कंट्री साइड ऑफ न्यूमीडिया, मॉडर्न अल्जीरिया, जो आज के टाइम में एक कंट्री है अल्जीरिया, तो वहाँ उसको पहले न्यूमीडिया कहा जाता था। और इसके देहात वाले जो हिस्से थे, ग्रामीण इलाके, वहाँ ऐसा ऋतु प्रवास होता था। दीज पेस्टोरल एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, और ये चरागाह या फिर सेमी नोमैडिक कहेंगे, नोमैडिक के लिए एक वर्ड है यायावर। नोमैडिक का मतलब होता है नॉट परमानेंट प्लेस, या मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो इसको हम सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, जो थोड़े टाइम के लिए एक जगह पर रहती थी फिर कहीं और चली जाती थी, वर ऑफन ऑन द मूव कैरिंग देयर ओवन शेप्ड हर्ट्स। ये हमेशा मूव करती रहती थी और अपनी जो हर्ट्स थी उनकी ओवन शेप की, जिसको मैपेलिया कहा जाता था। तो ये मैपेलिया जो थी उनको वो अपने साथ लेकर चलते थे। एज रोमन एस्टेट्स एक्सपेंडेड इन नॉर्थ अफ्रीका, द पास्चर्स ऑफ दोज कम्युनिटीज वर ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड। और जैसे ही जो रोमन एस्टेट थी, यानी कि रोम के जो हिस्से नॉर्थ अफ्रीका तक फैल गए थे, तो वहाँ जो पास्चर था इन कम्युनिटीज में, इन समुदायों में, वो कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था। यानी कि अब वहाँ पे चरागाह कम हो गए थे और उनकी जो मूवमेंट्स थी, देयर मूवमेंट्स मोर टाइटली रेगुलेटेड, वो अब ज्यादा नियंत्रित हो गई थी। इवन इन स्पेन द नॉर्थ वॉज मच लेस डेवलप्ड। इवन यानी कि यहाँ तक कि जो स्पेन का नॉर्थ पार्ट था वो भी कम डेवलप था, कम विकसित था। इसका सिर्फ दक्षिणी हिस्सा ही विकसित था, जहाँ से जैतून का तेल एक्सपोर्ट होता था। एंड इनहेबिटेड लार्जली अ केल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री, और यहाँ पे ज्यादातर केल्टिक भाषा बोलने वाले किसान ही यहाँ पे निवास करते थे। दैट लिव्ड इन हिल टॉप विलेजेस, जो पहाड़ियों के शिखर पर रहने बसे हुए जो गांव थे उनमें रहते थे, और इन गांवों को कहा जाता था कैस्टेला। ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं सारे। जैसे यहाँ वर्ड आया मैपेलिया, जो कि हर्ट्स को कहा जाता था, और कैस्टेला जो विलेजेस को कहते थे, और ट्रांसहुमेंस जो था वो ऋतु प्रवास। When we think of Roman Empire, we should never forget these differences. जब हम रोमन एम्पायर के बारे में सोचते हैं तो हमें ये बातें भूलनी नहीं चाहिए कि कहीं कुछ हिस्सों पर डेवलपमेंट था और कुछ हिस्से डेवलप्ड नहीं थे। We should also be careful not to imagine that because this was the ancient world, these forms of cultural and economic life were necessarily backward or primitive. वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल, हमें इस बात के लिए भी सावधान रहना चाहिए, नॉट टू इमेजिन, कि हम ऐसी कल्पना ना करें दैट बिकॉज दिस वॉज द एंशियंट वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया को एक प्राचीन दुनिया मान लें। हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। देयर फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ वर नेसेसरीली बैकवर्ड और प्रिमिटिव। उनके जो सांस्कृतिक रूप थे या उनकी जो आर्थिक लाइफ थी, आर्थिक जीवन था, वो आवश्यक रूप से बैकवर्ड थे और पुराने थे, पिछड़े हुए थे और पुराने थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पर इसके विपरीत वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसे भी थी जिनको हम बैकवर्ड नहीं मान सकते। बहुत सारी नई नई चीजें वहाँ पे उस टाइम विकसित हो चुकी थी, जैसे कि डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर। वाटर पावर होती है जल शक्ति, जल शक्ति का अलग अलग यूज। डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन मीन्स डिफरेंट यूजेस। जल शक्ति मतलब पानी से बिजली बनाना। अराउंड द मेडिटेरियन के आसपास, एज वेल एज एडवांसेस इन वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी, जो मिलें होती थी उस तकनीक में भी वाटर पावर का यूज किया जाता था। द यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन द स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, जो स्पेन की सोने और चांदी की खानें थी, तो उनकी खुदाई में भी हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक यूज की जाती थी, यानी कि जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। एंड द जिजेंटिक इंडस्ट्रियल स्केल ऑन विच दोज माइंस वर वर्कड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी। और पहली और दूसरी शताब्दी में जो ये जो माइंस थी, जो खाने थी, जिसके बल पर इनके अंदर काम किया जाता था, तो वहां पे ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में औद्योगिक स्केल भी था, यानी कि उद्योग भी थे।
with levels of output that would not be reached again till the 19th century some 1700 years later। यानी कि आज 1700 साल के बाद भी जिस लेवल का आउटपुट तब मिलता था, आउटपुट होता है कुछ रिजल्ट मिलना, परिणाम मिलना, वैसा रिजल्ट 19th सेंचुरी में भी नहीं मिला 1700 सालों के बाद। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बैंकिंग नेटवर्क, इसके अलावा क्या मौजूद था वहां पे, एक संगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था उस टाइम मौजूद थी। एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, और पैसे का यूज किया जाता था व्यापक रूप से, जबकि हमारे देश में क्या होता था, एशिया में यहाँ पे वस्तुओं से लेन देन होता था उस टाइम, पर वहां मनी का यूज होता था। और ऑल इंडिकेशन ऑफ हाउ मच वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट द सोफिस्टिकेशन ऑफ द रोमन इकोनॉमी। तो ये सारे जो संकेत हैं, इनसे हम ये कह सकते हैं कि हम कितना ज्यादा उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसको कम आंक रहे थे, रोमन इकोनॉमी का या रोमन जो अर्थव्यवस्था थी उसकी उन्नति को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। पर ये बहुत सारे इंडिकेशन है हमारे लिए ये समझने के लिए कि वो विकसित थी। दिस रेजेस द इश्यू ऑफ लेबर एंड ऑफ द यूज ऑफ स्लेवरी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मुद्दा आता है, अभी हमने इकोनॉमिक एक्सपेंशन पढ़ा, इसके बाद दो मुद्दे और हैं, एक तो लेबर यानी कि जो श्रम थी, और दूसरा था यूज ऑफ स्लेवरी। यूज ऑफ स्लेवरी मीन्स दास प्रथा का यूज। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।